हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद सौम्या। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए पेपर लेकर आई हूँ 2020 का, जो कि आपका यूपी टेट 2020 को पेपर हुआ था, पेपर 1। जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, पेपर 1 प्राथमिक शिक्षक का जो क्लास 1 से 5 तक का पेपर होता है और आपका 8 जनवरी 2020 को हुआ था, वो पेपर हम सॉल्व करेंगे विद बेस्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन के साथ हम पेपर सॉल्व करेंगे। तो अभी तक चैनल पर नए हैं या फिर चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप सभी सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो आपको पसंद आए, हेल्पफुल लगे, समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, जिससे कि और भी बच्चे तैयारी कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पेपर का आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बाल विकास का। हम 30 क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं आज। बाकी सभी प्रीवियस ईयर पेपर आपको चैनल पर मिल जाएंगे। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है यूपी टेट प्रीवियस ईयर सीरीज़ के नाम से। तो आप सारे पेपर 2016 से लेकर 2022 तक के सारे पेपर, सारे सब्जेक्ट के आप देख सकते हैं, चाहे वो पेपर 1 हो या पेपर 2। ठीक है, जूनियर लेवल और प्राथमिक लेवल दोनों ही लेवल के पेपर, सभी पेपर आपको सॉल्यूशन के साथ मिल जाएंगे। मैं सॉल्व कराए हुए हैं अपने चैनल पर, और जाके देख लीजिए, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सॉल्व करना, क्योंकि यहाँ से पेपर में क्वेश्चन थोड़े कुछ रिपीट भी होते हैं और पेपर का पैटर्न आपको पता चल जाता है, पेपर का लेवल क्या है। खासकर यूपी टेट की मैं बात कर रही हूँ। और सी टेट के भी अगर आपको पेपर एनालिसिस देखनी है पुराने पेपर्स की, तो चैनल पर आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में सी टेट एग्ज़ाम सीरीज के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी मैंने पढ़ा रखे हैं। आप टेट सी टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर DSSP की भी आप तैयारी कर रहे हैं तो सिलेबस तो सेम ही रहता है, आप सारे टॉपिक्स को चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से है। पहला क्वेश्चन है आपका, मैच ऑफ द फॉलोइंग से है, यहाँ पर सुमेलित कीजिए सूची 1 और सूची 2 को। तो इसमें पूछा गया है एनिमल इंटेलिजेंस। एनिमल इंटेलिजेंस आपके किससे रिलेटेड हैं? यहाँ पर इधर सूची 2 में आपके साइंटिस्ट के नाम दिए हुए हैं और सूची 1 में आपको उनसे रिलेटेड फैक्ट्स दिए हुए हैं, उनके नियम दिए हुए हैं। तो एनिमल इंटेलिजेंस आप किससे मैच करेंगे? फिर पुनर्बलन की अनुसूची किससे मैच करेंगे? सारगर्भिता का नियम किसने दिया था? और अनुकूलन किसने बताया था अपनी थ्योरी में? तो आई होप आपको पता होगा कि सबसे इजी इसमें यह है आपका अनुकूलन, मतलब कि एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, अनुकूलन या फिर समायोजन, इन सब के बारे में बताया था आपके जीन पियाजे ने। विकास के सिद्धांत जो दिए थे, तो आप अगर एक ही ऑप्शन आप यहाँ से मैच कर लेंगे, डी का 2 मैच हो जाएगा। तो आप यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे डी का दूसरा आपका केवल 2 ही में दिया हुआ है। ठीक है, बी और सी में आपका डी का 2 ऑप्शन सही है, तो आप फर्स्ट और फोर्थ तो वैसे ही कैंसिल कर सकते हैं। फिर आपको पता होगा, मैंने पढ़ा रखा है पुनर्बलन से रिलेटेड आपके व्यवहारवादी वैज्ञानिक ही होते हैं और यहाँ पर आपके हैं ये स्किनर। ठीक है, तो आपका बी का 4th लगाना है, तो बी का 4th आपके इसमें है, इसमें भी है। ठीक है, फिर आपके एनिमल इंटेलिजेंस से कौन रिलेटेड है आपको ये बताना है। तो इसमें आपके हैं, फर्स्ट का आपका हो जाएगा थॉर्नडाइक। ठीक है, तो ए का 3 हो जाएगा। आप ऐसे करके आप सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन आपका सी सही है। ठीक है, एनिमल इंटेलिजेंस दिया था आपके थॉर्नडाइक ने। पुनर्बलन की सूची आप स्किनर से ऐड कर लेंगे। अनुकूलन आपके जीन पियाजे से ऐड हो जाएंगे और सारगर्भिता का नियम आपका गेस्टॉल्ट ने दिया था। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो गया। ओके, समझ में आ गया। सेकंड क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट से आया हुआ है, जो कि आपका टेट और सुपर टेट में बहुत पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, बट सी टेट में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सी टेट में नहीं आते हैं। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विकास के किस सिद्धांत पर संबंधित है? जैसे कि आपने विकास के बहुत सारे जो है सिद्धांत पढ़े होंगे, डेवलपमेंट के आपके लॉज और प्रिंसिपल पढ़े होंगे। तो प्रिंसिपल्स में ही एक पूछा गया है कि आप अगर विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, इसका मतलब कि एक सतत प्रक्रिया है। तो ये इससे कौन सा सिद्धांत आपका मैच हो जाएगा? एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, या फिर आपका अंतः संबंध का सिद्धांत। तो इस वाक्य से आपका कौन सा सिद्धांत समझ में आ रहा है? अगर आपको नहीं भी याद होगा तो आप बता ले जाएंगे यहाँ पे निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, विकास अगर कभी नहीं रुकने वाली प्रक्रिया है तो वह निरंतरता का सिद्धांत फॉलो करेगा।
ठीक है। तो विकास के सिद्धांत से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपको पता है पॉलिटी में भी 1-2 क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं इसके CDP के, ठीक है। और इन्वायरमेंट वाले सेक्शन में तो आपके आते ही हैं पॉलिटी से क्वेश्चन। संविधान के कि संशोधन से शिक्षा का एक मौलिक अधिकार बन गया है। शिक्षा का मौलिक अधिकार, जब आपको एजुकेशन को फंडामेंटल राइट से जोड़ा गया था तो कौन सा संविधान संशोधन किया था, ये पूछा गया है। 25वां, 86वां, 22वां या फिर आपका 52वां, कौन सा संशोधन हुआ था संविधान में। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन करा रखे हैं इससे रिलेटेड, आपको बता भी रखा है, कई बार बताया है। ये 86वां संशोधन हुआ था, शिक्षा का अधिकार को मूल अधिकार आपका बनाया गया था, ठीक है। 4th क्वेश्चन आपका, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, और मैंने कई बार पढ़ा भी रखा है। प्रीवियस ईयर पेपर में भी आप देखेंगे मेरे सॉल्यूशन में, तो मैंने आपको बता रखा है। अभी प्रेरणा की मूल प्रवृत्ति की सिद्धांत किसने दिया था। अब्राहम मैस्लो, मैकडूगल ने, या फिर विलियम जेम्स ने, या फिर आपके विलियम जेम्स ने, और या फिर आपके दिया था सिम्पसन ने। तो सिम्पसन ने आपके दिया था द्विकारक बुद्धि का सिद्धांत दिया था, ठीक है। तो ये तो होंगे नहीं, विलियम जेम्स ने इसका सिद्धांत ऐसा कुछ दिया नहीं था। मैकडूगल ने आपकी दी थी मूल प्रवृत्ति की सिद्धांत, जो कि आपके मोटिवेशन थ्योरी में मैंने टॉपिक पढ़ा रखा है। एक सिंगल वीडियो में आपको सभी मोटिवेशन की थ्योरी पढ़ा रखी हैं, जितने भी मोटिवेशन में साइंटिस्ट हैं आपके, ठीक है, 3-4 सभी मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो एक सिंगल वीडियो में आप मोटिवेशन का टॉपिक पक्का कर सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब्राहम मैस्लो ने आपका, ये भी मोटिवेशन से रिलेटेड है, लेकिन इन्होंने हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी दी थी, ठीक है। आवश्यकता का सिद्धांत से रिलेटेड है अब्राहम मैस्लो, जबकि आपके मैकडूगल हैं मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत से रिलेटेड। ओके, तो 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। तो आज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। कोल तथा ब्रूस के अनुसार पूछा गया है। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपको सब बताना है कि क्या होगा कोल एंड ब्रूस के अनुसार। तो ये आपका आंसर लॉक होगा 1 के साथ। ए ऑप्शन सही है आपका, बाल्यावस्था। ओके, किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया था। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है इंटेलिजेंस, बुद्धि के बारे में जो सिद्धांत दिए हुए हैं, एक कारक, द्विकारक, बहुकारक। तो वैसे आपके बहुविमात्मक जो है प्रज्ञा, मतलब कि मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी के मल्टी डायमेंशनल आप बोल सकते हैं, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी है, मैंने कई बार बताया हुआ है, हावर्ड गार्डनर ने दी थी आपकी, ठीक है। तो ये गार्डनर की थ्योरी है। स्पीयरमैन की तो द्विकारक सिद्धांत भी मैंने पढ़ाया था। गोल्डमैन की भी सिद्धांत इसमें नहीं है ऐसा कुछ, इन्होंने व्यक्तित्व के बारे में बताया था। जॉन मेयर ने भी नहीं बताया था, तो आपके गार्डनर ने बताया था। हावर्ड गार्डनर ने आपके 8 या 9 प्रकार की बुद्धि के बारे में बताई थी। बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया था गार्डनर ने। ओके, तो क्वेश्चन 6 का आपका ऑप्शन सी सही हो गया, सी। 7वां क्वेश्चन आपका लर्निंग डिसेबिलिटीज़ से है। तो मैंने आपको एक सिंगल वीडियो में सभी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ पढ़ा रखी हैं, जो जो इम्पोर्टेंट है, और आपके टेट सीटेट में एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बस आपको वही याद रखने हैं, वही घूम फिरा के पूछ ले जाते हैं। आप चैनल पर जा सकते हैं, देख सकते हैं सीटेट एग्जाम सीरीज़ में प्लेलिस्ट में मैंने सभी टॉपिक पढ़ा रखे हैं। ये लर्निंग डिसेबिलिटीज़ वाला भी पढ़ा रखा है, ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं। डिस्लेक्सिया के बारे में पूछा गया है, ये करने में कठिनाई होती है। डिस्लेक्सिया किस चीज़ से रिलेटेड आपका डिसेबिलिटी होती है, एक्चुअली यहाँ पर ये पूछा गया है। व्यक्त करने में प्रॉब्लम होती है, या फिर पढ़ने में, वर्तनी में प्रॉब्लम होती है, या फिर बोलने में प्रॉब्लम होती है, या आपके खड़े होने में। तो डिस्लेक्सिया किससे रिलेटेड है, कौन सा विकार है जो होता है। तो ये आपका पढ़ने और वर्तनी में, ठीक, आप किसी चीज़ को पढ़ते उल्टा है, जैसे आपको लिखा है वॉस, WAS, तो आप इसको पढ़ लेंगे SAW, मतलब कि आप लेटर रिवर्स करके ऑर्डर में पढ़ते हैं, पढ़ने में भी और वर्तनी में, लेटर राइटिंग में भी प्रॉब्लम होती है। तो मेनली आपका पढ़ने और वर्तनी से रिलेटेड होता है ये डिस्लेक्सिया, ठीक है, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये वाला पूछा जाता है। 8th क्वेश्चन है आपका, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा के बारे में शिक्षा की भूमिका नहीं है। आपको नेगेटिव वाले क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ने हैं, मैंने आपको कई बार बताया है, क्योंकि इसमें आपके गलत होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान से पढ़ना है, नहीं है ये पूछा गया है, तो आपको इसमें गलत वाला ऑप्शन चुनना है।
तो गलत वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर पहला ही हो जाएगा, क्योंकि शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये बात गलत है ना, ध्यान देना चाहिए बच्चों को, तो हर तरीके के टीचर को तो हर तरह के बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, समावेशी शिक्षा का मतलब ही यही है, लेकिन यहाँ पर लिखा ध्यान नहीं देना चाहिए, तो यही आपका गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट है। 9th क्वेश्चन आपका, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए? प्रेरित करना चाहिए, अनुमति नहीं देना चाहिए, ये तो गलत बात है। हतोत्साहित करना चाहिए, ये भी गलत बात है। रोक देना चाहिए, नहीं, उसे पूछने का मौका देना चाहिए। तो आपका आंसर कहाँ जाएगा? ऑप्शन ए के साथ लॉक हो जाएगा, क्योंकि कोई प्रश्न पूछने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए बच्चों को प्रेरित करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, जिससे कि उनकी नॉलेज भी और बढ़े और उनमें क्रिटिकल थिंकिंग जो है आपकी डेवलप हो। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछना तो अच्छी बात होती है। 10वां आपका क्वेश्चन है, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है, किस चीज़ से संबंधित है? सामाजिक विकास से, नैतिक विकास से, शारीरिक विकास से, या फिर भावात्मक विकास से? तो संबंधित तो सभी चीज़ों का जो है इफेक्ट पड़ता है वृद्धि में, आपके सामाजिक, नैतिक सभी चीज़ों से, लेकिन मेनली आपको मुख्यतः पूछा गया है, मतलब कि मेन फैक्टर क्या है? तो आपका शारीरिक विकास। वृद्धि का मतलब ही कहीं ना कहीं आपका फिजिकल डेवलपमेंट से जोड़ा जाता है, मतलब कि शारीरिक विकास से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 में पूछा गया है, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत कहते हैं? तो ये जो व्यवहारवादी होते हैं, जिन्होंने लर्निंग थ्योरी दी थी, अधिगम सिद्धांत, उनके अनुसार जो है SR स्टिमुलस रिस्पांस आपने पढ़ा होगा, रीइंफोर्समेंट पढ़ा होगा, ये सभी चीज़ें प्रक्रियाएं आती हैं व्यवहारवादी सिद्धांत में। तो ये चारों नाम दिए हुए हैं, इसमें से आपका कौन सा सिद्धांत पुनर्बलन का सिद्धांत कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो दीपक अनुक्रिया, शास्त्रीय अनुबंधन, क्रिया प्रसूत सिद्धांत, या फिर सोच का सिद्धांत? तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में और प्रीवियस ईयर पेपर में भी बता रखा है कि लर्निंग थ्योरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे कि 4 से 5 क्वेश्चन हर शिफ्ट में, हर एक एग्ज़ाम में, चाहे पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, टेट हो या सी-टेट हो या D+ भी, कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं टीचिंग का, तो उसमें पूछा जाता है। तो आपको अधिगम के सिद्धांत बहुत अच्छे से पढ़ के जाने हैं सभी के। ठीक है, सोच का सिद्धांत आपके कोहलर ने दिया था, इनसाइड थ्योरी। क्रिया प्रसूत आपके स्किनर ने दिया था, उद्दीपक आपके थॉर्नडाइक ने दिया था, शास्त्रीय अनुबंधन आपके पावलाव ने दिया था। ठीक है, फिर मैं बताती हूँ, सूच का सिद्धांत जो है दिया था आपके कोहलर ने। इन्होंने चिंपैंजी या फिर सुल्तान नामक चिंपैंजी पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। क्रिया प्रसूत आपके स्किनर ने दिया था और रैट मतलब कि चूहे पर प्रयोग किया था। शास्त्रीय अनुबंधन पावलाव ने दिया था, ऑपरेंट कंडीशनिंग इसे अंग्रेजी में बोला जाता है, उन्होंने डॉग पर आपका अपना प्रयोग किया था। और उद्दीपक आपके थॉर्नडाइक ने दिया था, जिसे ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी कहते हैं, इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। तो मैंने सब कुछ आपको यहाँ पर बता दिया, फिर भी आपको लर्निंग थ्योरी अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, और अब आते हैं यहाँ पर मेन क्वेश्चन में कि पूछा क्या गया हमसे कि आपको पुनर्बलन का सिद्धांत, मतलब इस सिद्धांत का दूसरा नाम क्या हो सकता है, ये आपसे पूछा गया है। तो पुनर्बलन के सिद्धांत को ही हम क्रिया प्रसूत का सिद्धांत कहते हैं, और जिन्हें हमें स्किनर ने दिया था। ठीक है, स्किनर ने हमें यह दिया था क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। 11 क्वेश्चन, आज हम 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12th क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रूनर की थ्योरी से आपका पूछा गया है, निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का नहीं है? जो ब्रूनर ने आपकी थ्योरी दी है, उनमें से कौन से स्टेज इसमें से नहीं मैच करती है उनके सिद्धांत से, आपसे पूछा गया है। प्रतिबिंबात्मक अवस्था, क्रियात्मक अवस्था, अंतःप्रज्ञ अवस्था, या फिर संकेतात्मक अवस्था? इसमें से कौन सी अवस्था है जो ब्रूनर ने नहीं बताई थी अपनी थ्योरी में? तो आपका 12th का क्या जवाब होगा? तो इसमें आपका है अंतःप्रज्ञ अवस्था। इस अवस्था के बारे में ब्रूनर ने नहीं बताया था, उनके विकास के थ्योरी में ये वाला अवस्था कुछ भी नहीं था। ठीक, उन्होंने ये 3 अवस्थाएं बताई थी, प्रतिबिंबात्मक, क्रियात्मक और संकेतात्मक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13। मॉरिसन ने बौद्ध स्तर के प्रशिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है। इनमें से इनको सीरियल वाइज लगाना है। ठीक है, मॉरिसस की जो थ्योरी है उसमें से 5 स्टेप उन्होंने बता रखे हैं शिक्षण के, टीचिंग के, उनको ये आपको 5 दिए हुए हैं, इसको आपको सीरियल वाइज लगाना है। सबसे पहले कौन सा होगा या बाद में कौन सा होगा, ये आपको सीरियल वाइज लगाना है क्वेश्चन नंबर 13 में। तो 13 का हम देखते हैं कौन कौन से इसमें स्टेप आपसे मैच करेंगे।
सबसे पहले आपका होगा खोज, फिर होगा प्रस्तुतिकरण, फिर हो जाएगा आपका आत्मीकरण, फिर आपका संगठन या व्यवस्था आएगा और सबसे लास्ट में आपका वाचन या फिर अभिव्यक्तिकरण आएगा। तो पांचवा सबसे लास्ट में आएगा और दूसरा सबसे पहले आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर लॉक हो जाएगा। ठीक है, 2 1 4 3 5 ये आपको सीरियल वाइज लगाना था बस। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? मतलब कौन सा इसमें एलिमेंट जो है आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट या फिर आपकी बुद्धि से रिलेटेड नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो अनुप्रयोग, अनुमूलन, ज्ञान और बोध, इसमें से क्या है? तो आपको पता होगा यहाँ पर बुद्धि से रिलेटेड अनुप्रयोग भी है, ज्ञान भी है, बोध है, ये नाम से ही पता चल रहा है। लेकिन अनुमूलन का यहाँ पर संज्ञानात्मक क्षेत्र से कोई भी मतलब नहीं है। तो यही हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर बी, 14 का बी सही हो गया। ठीक है, 15 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? लर्निंग कर्व्स के बारे में बहुत क्वेश्चन आता है और पूछा जाता है, मैंने कई बार प्रीवियस ईयर पेपर में आपको बता रखा है कि टेट और सुपर टेट में ज़्यादा पूछा जाता है लर्निंग कर्व। ओके, तो अधिगम का वक्र नहीं है, ये नहीं वाला क्वेश्चन है, तो आपको इसमें निगेटिव का आंसर देना है। मिश्रित, नतोदर, लंबवत या उन्नतोदर या फिर उत्तल, तो आपको पता है ये तीनों टाइप के होते हैं लर्निंग कर्व, लेकिन लंबवत टाइप का नहीं होता है लर्निंग कर्व। तो यही आपका आंसर डी सही हो गया। ओके, 16 क्वेश्चन है, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करना चाहिए? अगर कोई बच्चा क्लास में किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो टीचर को क्या करना चाहिए? बच्चों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए? नहीं, गलत है। बच्चे को दंड देना चाहिए? भी गलत है। तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए? नहीं, ऐसे तो बच्चा कभी सीख ही नहीं पाएगा। तो आपको ऑप्शन नंबर डी, क्या, बच्चों को परामर्श देना चाहिए, बच्चे के प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। आपने रिमीडियल और डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में सुना होगा। रिमीडियल टीचिंग इसलिए दी जाती है, ठीक है, बच्चे को प्रॉब्लम को पहले डायग्नोस किया जाता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है, उसकी समस्या का पता लगाया जाता है, उसके बाद फिर उसको रिमीडियल क्लासेस दी जाती हैं, जिससे कि वो और बच्चा जो है जिस चीज़ में पीछे था, जिस प्रॉब्लम में था पहले, फिर उसको जो है वो सॉल्व कर पाया। ठीक है, तो हमेशा जो है बच्चे को समझाना चाहिए, परामर्श देना चाहिए, ना कि बच्चे को इग्नोर करना चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका TLM से पूछा गया है। पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं। तो TLM का क्या उपयोग है? छात्रों के सर्वांगीण विकास से। हाँ, सही तो लग रहा है, फिर बट लेकिन आगे और भी देख लेते हैं। छात्रों के मानसिक विकास से? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। शैक्षिक संस्थानों के विकास से? नहीं, हमें पहले तो बच्चे का विकास करना है। छात्रों के वृत्ति विकास से? नहीं, सब कुछ ये सही है, सर्वांगीण विकास में सब कुछ आ जाता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, छात्रों के सर्वांगीण विकास से आपका TLM संबंधित होता है। 18 क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? मैंने अभी आपको बताया अधिगम के सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सभी पूछे जाते हैं। लर्निंग थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका BEd फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक है। ओके, तो स्किनर ने भी दिया था, थॉर्नडाइक ने भी दिया था, कोहलर ने भी दिया था, लेकिन BS ब्लूम इन्होंने तो आपको टेक्सोनॉमी दी थी। ब्लूम टेक्सोनॉमी के बारे में आपने पढ़ा होगा। लर्निंग ऑब्जेक्टिव के बारे में इन्होंने बताया था, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन में। ठीक है, 3 प्रकार की बताई थी। BS ब्लूम टेक्सोनॉमी का एक टॉपिक, सिंगल टॉपिक आपको चैनल पर मिल जाएगा, तो आप जाकर पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओके, पूछा जाता है। और वीडियो आपको यहाँ तक पसंद आ रही है या फिर आपको समझ में आ रहे हैं सारे क्वेश्चन और आपको यूज़फुल लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके टेट, सीटेट और DSSB सभी एग्जाम के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सभी जगह पूछे जाते हैं। और शेयर कर दीजिए जिससे कि और भी बच्चे अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें, उनकी भी हेल्प हो जाए। और चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे ऐसी और वीडियो देखने के लिए, प्लस आप न्यू अपडेट, न्यू टॉपिक पाने के लिए। ठीक है, 19 क्वेश्चन है आपका, शिक्षा में अवरोधन का क्या तात्पर्य है? अवरोधन क्या कहते हैं? शिक्षा में अवरोधन क्या होता है? बालक का विद्यालय ना जाना, बालक का विद्यालय में प्रवेश ना करना, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही क्लास में रहना, या फिर बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना। तो शिक्षा में अवरोधन से तात्पर्य यही है आपका कि कोई भी बच्चा बार बार फेल होता है तो वह 1 वर्ष से अधिक समय एक ही कक्षा में बार बार पढ़ता है, इसे ही आपको शिक्षा में अवरोधन कहते हैं। ठीक है, ओके, क्लियर।
20 क्वेश्चन है आपका। निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? पूर्व ज्ञान का आप प्रीवियस नॉलेज का जो है टेस्ट करते हैं कौन से लेवल पे? जब आप क्लास में पढ़ाते हैं तो ऐसा कौन सा टाइम होता है जिसमें आप बच्चे के प्रीवियस नॉलेज का उसके बारे में पता लगाते हैं कि बच्चे को इस टॉपिक के बारे में क्या आता है, क्या पता है पहले से, और आगे क्या बताने की ज़रूरत है। ठीक है, तो प्रस्तावना कौशल, प्रदर्शन कौशल, या उद्दीपन परिवर्तन कौशल, या फिर आपका समापन कौशल। तो सबसे लास्ट में आप उसकी प्रीवियस नॉलेज का टेस्ट करेंगे नहीं, लास्ट में तो ये चेक करेंगे कि आज मैंने जो पढ़ाया वो उसको कितना समझ में आया। उद्दीपन परिवर्तन नहीं, प्रदर्शन कौशल के दौरान नहीं, जब आप बताने लगेंगे तो फिर क्या प्रीवियस नॉलेज तो सबसे पहले टेस्ट किया जाता है। बच्चे का क्लास में जब एंटर करेंगे, किसी भी टॉपिक के बारे में इंट्रो देंगे, सबसे पहले उसका परिचय देंगे जब चैप्टर का, तो उसी समय उससे बच्चे से पूछेंगे कि हाँ बेटा इसके बारे में आपने पहले सुना है, आपको क्या क्या पता है। तो आपका प्रस्तावना कौशल के अंदर आता है आपका पूर्व ज्ञान का परीक्षण। क्लियर? 20 का ऑप्शन 1 करेक्ट, ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 21 क्वेश्चन है, मानव विकास का प्रारंभ, ह्यूमन डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट होता है? तो मैंने कई बार आपको बता रखा है, बहुत इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बच्चा जब जन्म लेता है, ठीक है, शिशुवावस्था पूर्वावस्था नहीं, गर्भावस्था, बच्चा जन्म लेने के पहले जब माँ के गर्भ आता है तभी से उसका विकास शुरू हो जाता है। वोम्ब टू टोम्ब डेवलपमेंट आपका जाता है, वोम्ब टू टोम्ब मतलब कि गर्भ से कब्र तक। ठीक है, तो गर्भ में ही आपका बच्चे का विकसित होना शुरू हो जाता है। द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक पूछी गई है, ये किसके द्वारा लिखी गई है, इसके लेखक कौन है, और इम्पोर्टेंट बुक है ये, कई बार सुपर टेट में पूछी भी गई है ये। तो थॉर्नडाइक, आर.एम. गैगने, बी.एफ. स्किनर, या फिर आई.पी. पैवलॉव। तो ये बुक लिखी है आपके आर.एम. गैगने ने। ठीक है, आपको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट बुक है, बहुत बार पूछी गई है ये। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोधी की अवस्था है, ये कथन किसका है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कथन है और कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। स्टेनले हॉल, जर्शील, क्रो एंड क्रो, या फिर आपके सिम्पसन। किसने दिया था ये स्टेटमेंट? आपसे पूछा गया, एडोलसेंस के बारे में ये पूछा गया, ये कथन है आपका। किशोरावस्था को एडोलसेंस कहते हैं। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव व हमला विरोधी की अवस्था है, तूफान, संघर्ष की अवस्था है, ये आपने सुना होगा, ये आपके स्टेनले हॉल ने कहा था। ओके, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया यहाँ पर 23 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका माइक्रो टीचिंग्स है 24 क्वेश्चन। सूक्ष्म शिक्षण या फिर माइक्रो टीचिंग जिसे कहते हैं, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? जो आपके इंडिया में माइक्रो टीचिंग होती है वो आपका कितना टाइम आपका निर्धारित किया गया है? ठीक है, तो ये आपका होता है 36 मिनट, 36 मिनट का होता है, आपको याद रखना है इसको, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसमें। नेक्स्ट आपका फिर स्टेटमेंट से क्वेश्चन है, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। मतलब कि मैंने आपको लर्निंग प्लेटो के बारे में बता रखा था, कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया आपके पेपर में। लर्निंग प्लेटो ये होता है कि पहले तो जैसे कि आप समय के साथ जो है लर्निंग आपकी बढ़ती जाती है, कुछ समय आपको पढ़ते हैं और अच्छे से मेहनत करते हैं तो आपकी नॉलेज इंक्रीज होती है, लेकिन कोई ऐसा समय आता है कि कभी थकान के कारण या भी किसी प्रॉब्लम के कारण आपका जो है लर्निंग सीखने का आपका ग्राफ जो है वो स्थिर हो जाता है एक जगह पे। ठीक है, तो उसमें जो है पठार आ जाता है, मतलब कि प्लेटू आ जाता है, आप समान रहते हैं, आपको कोई नई चीज़ ज़्यादा नहीं सीख पाते हैं, तो इसे ही आपको लर्निंग प्लेटू कहा जाता है। प्लेटू ही है मतलब कि ये पठार जो अपना समतल सा हो गया है, इसे ही कहते हैं। तो ये किस वजह से आता है? आपके तनाव के कारण या फिर और किसी वजह से, थकान के कारण। ये आपका जो है लर्निंग करो मैंने आपको समझा दिया, बट स्टेटमेंट किसने दिया था अब ये आपको बताना है, हॉलिंगबर्थ, गेट्स व अन्य, स्किनर, या फिर रॉस ने। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर डी, रॉस ने कहा था, ये स्टेटमेंट आपका रॉस ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 26वां भी आपका पूछा गया है, एक स्टेटमेंट ही है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, ये किसने कहा था?
बिहेवियर चेंज के कारण ही, बिहेवियर में परिवर्तन ही आपका जो है लर्निंग है, ये आपका किसने कहा है, ये आपसे स्टेटमेंट पूछा गया है। गिलफर्ड ने, वुडवर्थ ने, क्रो एंड क्रो या फिर स्किनर, किसने कहा था, ये स्टेटमेंट किसने दिया है। क्वेश्चन नंबर 26 का आपको आंसर बताना है। तो 26 का आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, गिलफर्ड ने कहा था ऐसा, ठीक। 27 क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। अब एक तरफ आपके साइंटिस्ट के, मनोवैज्ञानिक के नाम दिए हैं, दूसरी तरफ उनकी थ्योरी से रिलेटेड जो है टर्म दिए हैं, तो आपको मैच करना है, आपको बताना है कौन सा इसमें सही है 27 में, ठीक है। 27 में आपको मैं बता दूं, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट है, मतलब कि ब्रूनर का हो जाएगा संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान, ठीक है। आशुबेल ने आपके दिया था अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान, ग्लेजर ने आपको दिया था बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, और गार्डन ने आपके दिया था साइनेटिक शिक्षण प्रतिमान। तो ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये सभी थ्योरी के नाम और साइंटिस्ट के नाम आपको याद होंगे, तभी आप मैच ऑफ द फॉलोइंग वहाँ पर सही से कर पाएंगे। ओके, 28 क्वेश्चन आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग से है, समस्या समाधान के प्रथम चरण। प्रॉब्लम सॉल्विंग के कुछ स्टेप होते हैं, स्टेप वाइज मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ा रखे हैं कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्या क्या स्टेप होते हैं, उसमें ही आपका पूछ लिया जाता है। तो आज हमारा फर्स्ट स्टेप पूछा गया है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का पहला चरण क्या होता है, समस्या की पहचान या फिर परिकल्पना का निर्माण या फिर आंकड़ा संग्रहण या फिर परिकल्पना का परीक्षण। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका सबसे पहले आप समस्या का पहचान ही करेंगे, उसके बाद ही आप जो है हाइपोथेसिस बनाएंगे, फिर डेटा कलेक्शन करेंगे, फिर हाइपोथेसिस टेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप आपका समस्या की पहचान होता है, समाधान करना है समस्या का, तो सबसे पहले आप समस्या को पहचानेंगे तो ठीक है, तभी तो आगे सॉल्यूशन की तरफ आप बढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा, बालक सबसे ज़्यादा सबसे अच्छा सीखेंगे कब, बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोचालक पक्षों का विकास, सही बात है, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। जब बालकों का सभी तरीके से विकास होगा, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन, जो कि आपके ब्लूम टेक्सोनॉमी ने दिया था, तो आपका ऑप्शन वहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, तभी आप सबसे अच्छा सीखेंगे, ठीक है। 29 का 1 ऑप्शन करेक्ट हो गया। लास्ट क्वेश्चन आज का 30th क्वेश्चन, स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में संरचना में कौन सा उभयनिष्ठ है, मतलब कि आपने अंडरस्टैंडिंग लेवल, आपको शिक्षण के लेवल बहुत सारे पढ़े होंगे आपने बीएड फर्स्ट ईयर में, तो उसमें मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, ये सब आपने पढ़ा है 3 स्तर। तो उसमें पूछा गया है कि स्मृति स्तर और बोध स्तर में कौन सा स्टेप है जो आपका कॉमन होता है, दोनों में पाया जाता है, दोनों का करते हैं आप, अन्वेषण करते हैं, सामान्यीकरण, तैयारी या फिर आपकी प्रस्तुतिकरण। तो यहाँ पर 30 का ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा आपका प्रस्तुतिकरण, ठीक है। प्रस्तुतिकरण आपका दोनों स्तर में कॉमन होता है, चाहे वो स्मृति स्तर हो व बोध स्तर। तो 4 ऑप्शन करेक्ट हो गया प्रस्तुतिकरण। तो आई होप आपको 30 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और ये सभी टीचिंग एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, टेट, सीटेट और सुपर टेट या फिर आपका DSSS भी जो एग्ज़ाम आपका आने वाला है, क्योंकि सभी जगह आपका बाल विकास पूछा जाता है और सिलेबस टॉपिक सब सेम ही है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और वीडियो पसंद आ गई होगी तो लाइक कर दीजिए अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो, और फिर से शेयर कर दीजिए अगर और भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनकी भी हेल्प हो जाए। किसी भी ग्रुप में आप जुड़े हुए हों, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, तो आप ग्रुप में शेयर कर दीजिए वीडियो को, और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, चैनल से जुड़ जाएं और बेहतर तैयारी करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।